नमस्कार दोस्तों, आप सभी शिक्षाविदों का हम अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की जो एग्जाम परीक्षाएं दिसंबर 2019 में हुई थी उसके पेपर 1 का हल प्रश्न पत्र लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे इसके जो 5 पार्ट्स होते हैं, जिसके पहले पार्ट्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है, जिसमें 1 से 30 प्रश्न तक होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके वीडियो को बहुत लंबा हो जाए क्योंकि यह पीडीएफ वीडियो नहीं है, यह आपका ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसमें मैं आपका क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ और उसमें मैं सारी बातों का मेंशन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप हैं कि ट्यूटोरियल क्लास के जैसा अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटोरियल क्लास एग्जाम हैप्पी से ज्वाइन कीजिए और इससे जुड़ करके आप ट्यूटोरियल क्लास के जैसा ले सकते हैं। तो इसमें पार्ट 1 में मैंने 1 से 10 प्रश्न को हल कर दिया है। पार्ट 2 में यहाँ पे 11 से 20 नंबर क्वेश्चन तक का हल है और अभी मैं इसमें 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ करके चलिए तैयारी कीजिए। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सीटेट 8/12/2019 का हल प्रश्न पत्र है, जिसका पार्ट 3 हमने लिया है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे 21 कहिएगा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, संरचनावादी सिद्धांत है फ्रेंड्स, सिर्फ अधिगम नहीं है, ठीक है। अगर अधिगम के बारे में रहता तो बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसके साथ सिद्धांत की भी चर्चा है, जहां पर कहा जा रहा है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको डील कर दूं क्योंकि ट्यूटोरियल क्लास है फ्रेंड्स, तो मैं आपको डील कर दूं। अधिगम संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार यहां पे जो आपका अधिगम है, देखिए यहां पे अधिगम संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा, अधिगम किसके द्वारा, सक्रिय विनियोजन के द्वारा संरचना की प्रक्रिया है। यानी इसमें अब क्या कहा गया है कि जो आपका अधिगम होगा उसमें वैसे सब्जेक्ट के, वैसे विषयों को ज्यादा शामिल किया जाएगा अधिगम में, जिसमें कि बच्चे के मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसके विश्लेषण की, उसके तार्किक क्षमता की, उसके चिंतन की चीजें शामिल होती हो, उसको शामिल किया जाए, जिससे बच्चा का अधिगम जो है बहुत अच्छा और सुधार हो सके, जिसको वो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सामने देख करके उसका विकास कर सके, उसका मस्तिष्क का विकास हो। तो ऐसे अधिगम की यहाँ पर कल्पना की गई है। तो अधिगम संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या चीज है, तो अधिगम एक पूर्ण विनियोजन, एक संरचनावादी प्रक्रिया है, जिसमें कि स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द यहाँ चाइल्ड, यानी बच्चों का संरचना का निर्माण किया जाता है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े, वह अच्छी तार्किक क्षमता का बने, अच्छे सोच विचार का निकल सके। तो ये आपके अधिगम संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम का प्रतिफल होता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे अब हम चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। यह तो अधिगम स्मरण होता ही है, इसमें आपको बार बार क्या करना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, इसलिए यह जो है आपका गलत है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, तो यह तो फ्रेंड्स आपका गलत है। अधिगम में याद नहीं किया जाता है, बल्कि अधिगम में जो लर्निंग होते हैं उसमें बार बार प्रयास किए जाते हैं और उसको रिपीटेशन किए जाते हैं। तीसरा नंबर है, अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम जो है यहाँ पे व्यवहारों का अनुबंधन नहीं है, व्यवहारों का मिक्सअप नहीं है। अधिगम के द्वारा हमें किसी भी चीज का प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे प्राप्त करने होते हैं, जो कि हमें अपने कार्यों के द्वारा होता है। हम जितनी कार्य अच्छी तरह से करेंगे उतना ही हमारा लर्निंग अच्छा होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान के संरक्षण की प्रक्रिया है। तो अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है 4 नंबर। अधिगम यहाँ पर जो है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या चीज है,
तो अधिगम सक्रिय विनियोजन, ठीक है। अधिगम एक एक्टिव केस है, यहां पर एक्टिव रह करके वैसे पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया गया जिसमें आप एक्टिव रहिएगा, तभी आपके यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का विकास हो पाएगा, आपके सृजन हो पाएंगे। तो इस तरह से अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरक्षण की प्रक्रिया है। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे यहां पे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देने एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को यदि आप यहाँ पे क्लास लेने जाते हैं तो स्पष्ट उदाहरण देते हैं एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डील्स कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी क्लास लेने जाते हैं, कक्षाएं संपन्न करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आप जो भी चीज पढ़ाते हैं उस चीज को यहाँ पर उनके बीच अगर स्पष्ट उदाहरण के रूप में रखते हैं, एक उदाहरण को स्पष्ट उदाहरण के रूप में उनके बीच प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज का, तो वो बच्चा जो है बहुत ही अच्छी तरह से सीखता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि जब आप पढ़ाना चालू कर देते हैं तो उसके और भी उदाहरण, गैर उदाहरण, उससे जुड़े हुए और भी अनेक उदाहरण देते हैं। तो इससे क्या देते हैं, तो इससे होता क्या है, तो यह बच्चों के बीच पढ़ाने का यह एक सबसे प्रभावशाली तरीका है फ्रेंड्स। क्योंकि यह जो बच्चा सीख रहा होता है वह समझिए कि उसके दिमाग में सीधे असर करता है, वह रटता नहीं है, वो सीधे किसी चीज से, उदाहरण से जोड़ करके सीख रहा है। इसलिए वह प्रभावशाली तरीका है और सबसे अच्छे तरीका में इसको माना जाता है कि आप जाकर के उसको उदाहरण दें और फिर गैर उदाहरण से जोड़ते हुए उसको पढ़ाएं। तो ये प्रशिक्षण की सबसे प्रभावशाली तरीका है फ्रेंड्स, जिससे बच्चे के अंदर पूरी समझ विकसित होती है और वो माइंड में पूरा उसका सेट कर जाता है, जिसके बाद वह उसको भुलाने का असर बहुत ही कम होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन आपको क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह एकदम बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि बच्चे के अंदर यदि आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर की जो अवधारणा है उसको परिवर्तन करने के लिए आपको किसी भी चीज को स्पष्ट उदाहरण और उसके बाद अन्य उदाहरण देकर के यदि आप समझाते हैं तो यह सबसे प्रभावशाली तरीका है, जिससे बच्चा यह पूरी तरह से जान जाता है कि ये क्या चीज था जो हमारे मन में अवधारणा बनी हुई थी। तो ये सबसे अच्छी तरीका है और ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप देखिएगा यह विद्यार्थियों के मस्तक में भ्रांतियां उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसको आप छांट दे सकते हैं। क्या ये विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देने से भ्रांतियां उत्पन्न होगी? ये कभी हो सकता है कि यदि आप स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं, स्पष्ट बात उसको बता रहे हैं, तो उसके अंदर कोई हिचक उत्पन्न हो, कोई गलतियां उत्पन्न हो, ऐसी नहीं होती है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। देखिए ये भी गलत है। अगर आप स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं तो उसकी अवधारणा की समझ विकसित होती है, ना कि उसमें अभाव पैदा होता है। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधि प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समझ के बजाय नहीं होता है, यह समझ का ही रूप होता है। समझ के बजाय यहाँ जो लिखा हुआ है, समझ के बजाय, ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है। ये समझ के बजाय नहीं बल्कि समझ के साथ चलता है, ध्यान केंद्रित होता है और वह नई प्रतिभाशाली बच्चा की तरफ अग्रसर होता है। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। देखिए यह सही सटीक आंसर है, ये आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स। यानी पहला जो है आपका सही आंसर है और बाकी ये जो तीन देख रहे हैं वो आपका गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों को अधिगम में भाग ले रहे हैं, लर्निंग में भाग ले रहे हैं, गतिविधि में भाग ले रहे हैं, या आप उसको लगातार पुरस्कार दीजिए या लगातार दंड दीजिए, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसमें से आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहां पर अगर किसी भी चीज की क्रिया के प्रति अगर अनुक्रिया हो रही है तो वो पूर्ण बलन कहलाता है। और यह पूर्ण बलन जो होता है वह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। यदि आप किसी को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सकारात्मक करके कुछ अच्छाई कर सकता है, लेकिन उसको लगातार दंड दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे अपनी जिज्ञासा या अभिरुचि को लर्निंग गतिविधियों में कम कर लेगा। यानी लगातार नहीं होना चाहिए। जो लगातार वर्ड्स इसमें लगे हुए हैं वो किसी को भी, अगर आप ही को प्राइज दिया जा रहा है लगातार,
हम ही है, हम ही को अगर लगातार प्राइज दिया जाए या लगातार दंड दिया जाए तो इससे क्या होगा कि आपकी रुचि जो है, जो गतिविधियां में भाग लेने में है, वो आपकी कम हो जाएगी। एक ही को लगातार नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपकी जिज्ञासा या अभिरुचि क्या हो जाती है, अगर लगातार कोई भी चीज आपको मिलते रहता है तो उसके प्रति आपको कम होने लगती है। लेकिन कभी कभार मिलता है, जैसे अगर आपको प्राइज मिला, अगला बार किसी को मिला अगला बार, तो वो आपके अंदर जिज्ञासा बनती है कि आप उससे आगे बढ़ सके। लेकिन आप ही को क्यों लगातार मिले, तो ये यहाँ पर जिज्ञासा और अभिरुचि को कम कर देती है। तो आइए देखते हैं क्या करता है। वाय अभिप्रेरणा कम होती है। इसमें अभिप्रेरणा से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि यहाँ पर वाय अभिप्रेरणा कम होती है। यहाँ पे गतिविधियां में अभिरुचियां होती है या जिज्ञासा होती है काम करने की। सेकेंड है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी गलत है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, यह भी गलत है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 नंबर जो है आपका सही है कि यदि बच्चे जो है अधिगम गतिविधियां में भाग ले रहे हैं और आप उसको लगातार पुरस्कार दे दीजिए या लगातार दंड दे दीजिए, कोई भी चीज ये लगातार अगर होगा तो उसमें किसी भी कार्य की गतिविधियां के प्रति बच्चा में जिज्ञासा क्या होगा या अभिरुचि क्या होगा, कम होने लगेगा। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि यदि आप ही को केवल हर बार प्राइज लगातार मिले या आप ही को लगातार दंड मिले तो आप क्या कीजिएगा कि उस गतिविधि में जिसमें भाग ले रहे हैं उसमें आपकी अभिरुचि या जिज्ञासा कम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें 4 नंबर इसका सही है। चलिए अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में सार्थक अधिगम क्या है कुछ इसको हम लोग जान लेते हैं। सार्थक अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को सीखने में बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान होती है। जिसमें सार्थक अधिगम वैसा अधिगम है जिसमें अगर बच्चों को कुछ उसके साथ सहयोग और कुछ दिया जाए, पर्यावरण से जोड़ करके दिया जाए, तो वो उसको काफी बल मिलता है, जिससे उसकी सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो अस्थायी हो जाती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, जिसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन देती है, यदि अधिगम को आप बच्चों के बीच पर्यावरण से जोड़ करके उसको बाहर के पर्यावरण में ले जाइए और जो भी चीजें आप सिखाना चाहते हैं उसको पर्यावरण से जोड़ करके वहां पर नाटक करके उसको दिखला करके यदि आप सिखाते हैं, यानी सहयोग आपका पर्यावरण का मिल जाता है, तो वो अधिगम जो है एकदम फिक्स हो जाता है, उसका जो जानकारी है वो निश्चित हो जाता है। तो वो पर्यावरण के साथ यदि सहायता मिलता है तो आपका जो अधिगम है वो सबसे अच्छा माना जाता है, वो सार्थक अधिगम होता है। तो आइए देखते हैं यहां पे हम कि क्या ऑप्शन है। शारीरिक दंड देकर, तो ये तो सबसे खराब बात है और शारीरिक दंड अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बंद कर दिया गया है। शारीरिक दंड देकर के कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तो कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, तो ये शारीरिक दंड बढ़ावा नहीं देती है। नेक्स्ट है आपका सहयोगात्मक अधिगम एवं पर्यावरण। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए यहां पर जो है सहयोगात्मक अधिगम एवं पर्यावरण, यानी यदि आप में उस सहयोग की भावना हो और पर्यावरण से जोड़ करके दिखाते हैं तो अधिगम जो होता है उसमें 4 चांद लग जाता है। यानी आपका जो भी अधिगम है, लर्निंग है, आउटकम्स, वो बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। तो इसमें इसका आंसर जो होगा सहयोगात्मक अधिगम एवं पर्यावरण, यानी पर्यावरण से जोड़ करके सहयोग किया जाए तो प्रथाएं हैं वो सार्थक अधिगम को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। जो अधिगम होता है वो सार्थक बन जाता है कब, जब आप उसको सहयोग करते हैं और पर्यावरण से जोड़ करके बतलाते हैं, तो ये प्रथाएं सार्थक होती है। चलिए नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये तो एक पार्ट्स है, एक हिस्सा है जो हमारा मूल्यांकन का है। इसमें आपके अधिगम से कोई समस्या नहीं रह जाती, अधिगम को बढ़ावा नहीं मिलता है। ये उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह से है। निरंतर तुल्यांक मूल्यांकन अलग चीज है, लेकिन अगर अधिगम को बढ़ावा देना है तो आपको क्या करना होगा, सहयोगात्मक अधिगम और उसको पर्यावरण के साथ जोड़ करके आप जब बताते हैं तो आपका यहाँ पर सही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त हो गया। इस आ गया क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि बच्चों
जो बच्चे हैं आपके, उसके बीच में जो है कोई जटिल अवधारणा बनी हुई है, उसकी समझ को आप किस प्रकार से आसान कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है। मतलब किसी बच्चे के मन में किसी चीज के प्रति जो है जटिल अवधारणा बनी हुई है, मिक्स बनी हुई है, उसके प्रति बहुत व्यापक उसकी सोच है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसकी बातों को आप किस प्रकार से सहज ढंग से उसको समझा देंगे, उस बात को जो उसको जटिल लग रहा है वो किस विधि से आप कर सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। एक व्याख्यान दे करके। फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि जो है वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि व्याख्यान देकर के ये एक बड़े को समझाया जाता है, लेकिन एक बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिसके अंदर जटिल अवधारणा बनी है, आप व्याख्यान दे करके उनकी अवधारणा को सहज नहीं कर सकते हैं। ये व्याख्यान विधि जो है बड़ों के लिए होते हैं, ये छोटे बच्चे के लिए सेंस में नहीं है। प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था करके, ये अवसर जो है उपलब्ध आप करा करके कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अवधारणा के सेंस में नहीं होता है। प्रतियोगितात्मक अवसर उपलब्ध करके आप बच्चों के मूल्यांकन को आप देख सकते हैं, बच्चों के मस्तिष्क का जांच कर सकते हैं, न कि उसकी सहजता को आप ला सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तो बार बार देखिए यहां पर जो कहा जा रहा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तो यदि आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करवाते हैं तो वो बच्चा को क्या होता है कि उस काम को सीखता है, नहीं कि उसकी अवधारणा जो बैठी हुई है वो आप समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, आप उसकी जटिल अवधारणा को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बार बार यदि किसी चीज का अधिगम करवाया जाए तो वह बच्चा जो है उस चीज में निपुण होता है और वह सार्थक काम करने लगता है। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। देखिए फ्रेंड्स, ये विधि जो हिस्ट्रिक मेथड है, हिस्ट्रिक मेथड, ये विधि जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कि अगर कोई बच्चा के अंदर कोई जटिल अवधारणा बनी हुई है, तो अगर वहां पर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों से वहां पर परिचर्चा करवाएं आप। परिचर्चा करवाने के दौरान क्या होगा, कुछ बच्चे के अंदर की जो जटिलता बनी हुई है, अन्य बच्चों से सुन करके, आपसे भी सुन करके, और वहां पर अवसर यदि उपलब्ध कराते हैं सभी को, तो उसकी जो अवधारणा है वो धीरे धीरे सहज होने लगती है कि वो ये चीज होता है, उसके दिमाग में समझ आने लगेगी। क्योंकि हम उम्र के बच्चा के साथ अगर आप उसकी परिचर्चा करवाते हैं तो उसकी अनुभूति जिस चीज के प्रति है वह उस बच्चे के परिचर्चा से ज्यादा सेटिस्फाइड होकर वो अपने अंदर जो है सहजता अनुभव करता है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि फॉर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की जटिल अवधारणा जो है उसको सहज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर आएंगे 25, 26 सब देखेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वह बच्चों को प्रभावशाली समस्या का समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने हैं। तो आप देखिए, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और उस पर ही यहां पर डिस्कस करते हैं कि क्या सही हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या बनाना है आपको, समाधानकर्ता बनने के लिए। ठीक है, और प्रभावशाली समस्या का समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रभावशाली समस्या का समाधानकर्ता आपको बनाना है तो आप उसको ज्यादा प्रोत्साहित करके, सिर्फ उसको फुला करके आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समाधानकर्ता बनने के लिए आंतरिक चीजों का उसमें होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप उसको किसी चीज के प्रति केवल पुरस्कार देते जा रहे हैं तो वो समाधानकर्ता बन सकता है। हाँ, एक वह अच्छा बच्चा हो सकता है, एक वह जो है कि अच्छा क्लास में आपका काम कर सकता है, वो पुरस्कार को, लेकिन समाधानकर्ता उस व्यक्ति का हो जाना, उस बच्चा का हो जाना, ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व दे करके। जी नहीं, केवल अगर समाधानकर्ता आपको बच्चों को बनाना है तो केवल एक तरफ कभी भी उसका ज्ञान नहीं देंगे, उसके बहुमुखी चहुमुखी विकास होने चाहिए, तभी वह समाधानकर्ता बन सकता है। समाधानकर्ता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा चीज है जिसमें चारों तरफ से आपको पारंगत होना चाहिए, तभी आप किसी चीज का समाधानकर्ता बन सकते हैं। इसलिए यह ऑप्शन गलत है।
थर्ड आप देखेंगे गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंड दे करके। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज जहां भी लग जाए ये दंड देना, ठीक है, दंड देना जो है वो ऑप्शन गलत माना जाता है, क्योंकि दंड देना जो है वो बंद कर दिया गया है। तो अगर इस तरह का दंड देने की बात आती है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए फ्रेंड्स, यह एक नंबर आपका जो है ऑप्शन है। अगर किसी बच्चों को समाधानकर्ता के लायक आपको बनाना है तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने। आप किसी चीज को दे दीजिए और उस पर बोलिए कि इस पे अनुमान लगाओ कि क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या तुम इससे संबंधित कर सकते हो। तो ये जो है प्रगतिशील शिक्षा केंद्र हो गया, और इसके अंतर्गत जो बच्चा है वो क्या करेगा, तो प्रभावशाली समस्या का समाधान कर पाएगा। और देखिए प्रोत्साहित कीजिएगा, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित, और उसके बाद उसी पर आधारित विचार मंथन करना है। और जो टॉपिक आप दे दीजिए, जो चीज दे दीजिए, उसी पर उसका आधारित विचार मंथन यदि आप करवाते हैं, अगर उसका विचार निकल रहा है तो वो एक हलकर्ता बन सकेगा, क्योंकि वो वहां पर प्रगतिशील शिक्षा की है, अग्रसर है, किसी चीज की ओर उन्मुख है, तो वो समस्या का समाधान करता बन सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर 4 है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो पेडागोगी होता है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो होता है, वो आपका इसी तरह के लगभग जो बड़े पॉइंट्स होते हैं वो लगभग ज्यादा सही माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जब तक आप सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसलिए यह एक जटिल चीज है, लेकिन आपको आसान बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर पीडीएफ के साथ ना जुड़ करके अपने ट्यूटोरियल क्लास की तरह यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बाल विकास से बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए आप एग्जाम हैप्पी चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपके 10 साल के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हर वर्ष ईयर बाय ईयर आपको सोल्व करवा रहा हूं फ्रेंड्स। यदि आप 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को बना लेते हैं तो आप अवश्य ही बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि नेक्स्ट प्रश्न क्या आप चलेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स बच्चे जो होते हैं, बच्चों की किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है, यानी शरीर का विकास तीव्र गति से होता है, वह कौन सी अवस्था है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में, आपकी अवस्था के बारे में अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं जो है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपका निकल करके आता है। तो आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो जो स्टेप होते हैं आप उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इस तरह के प्रश्न जो आपको 1-2 प्रश्न आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन के आधार पर ही हम आपको यहाँ पर डिटेल्स करते चलेंगे, जिससे आपको सारी बातें की चर्चा परिचर्चा ऑप्शन में ही हो जाएगी। तो आइए देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था होती है, जो जन्म के बाद, जैसे 0 से 6 वर्ष, 5.5-6 वर्ष तक की अवस्था को आप लोग यहाँ पे जो है शैशवावस्था कहते हैं। और 6 से 8 जो होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है, यानी बाल्यावस्था का समय 6 से इसे 12 मानते हैं, लेकिन उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इस अवस्था में बच्चों के शारीरिक विकास होते हैं। शैशवावस्था जो होता है, इस अवस्था में 0 से 3 साल तक देखते हैं कि बच्चा अगर 1 फीट का है तो वो 2-3 फीट का बहुत जल्दी 3 साल में ग्रो कर जाता है, और उसका वृद्धि होता है, विकास होता है, वो तीव्र गति से होता है। तो ये शैशवावस्था एक ऐसा समय है, या प्रारंभिक बाल अवस्था 0 से लेकर के 6-7 तक कहिए, उस समय बच्चों का विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। और उसके बाद की अवस्थाएं, उसके बाद की जो अवस्थाएं आ जाती है, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ये जो अवस्थाएं आ जाती है, तो इसमें बच्चों के मांसपेशियों का, ज्ञानेंद्रियों का, आदतों का, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है, रुक सी जाती है, उसके बाद फिर आगे जाके थोड़ा बहुत होता है। तो यही यहाँ पे होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो होता है फ्रेंड्स बहुत तीव्र गति से होता है। फिर नीचे जब आप आ जाइएगा, मध्य बाल्यावस्था
ये मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था, इस सब में क्या होता है, तो बच्चों के मस्तिष्क का निर्माण होता है, बच्चों की मांसपेशियां का निर्माण होता है, बच्चों के आदतों का, बच्चों के व्यक्तित्व का इस अवस्था में निर्माण होता है, इसमें विकास होता है, जो कि उसके लिए अस्थायी हो जाती है। तो ये सभी ऑप्शन ये आपका गलत है, ये गलत है। और चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता, तो ये कोई अवस्था नहीं है, इसलिए ये आपका समाप्ति की ओर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि बच्चों में जो वृद्धि और विकास होती है वो कब होती है, तो वो शैशवा अवस्था में ज्यादा होकर होती है उसके शारीरिक विकास, और जैसे ही हम बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो उस समय उनकी मांसपेशियों की विकास होती है, ज्ञानेंद्र की विकास होती है, उसके चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इस तरह से यदि आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक के अंतर्गत विकास और वृद्धि को पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर आपके पक्के आते हैं। तो आप टॉपिक को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पर पूछ रहा है कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है विकास एवं वृद्धि, ठीक है, विकास एवं वृद्धि, इस टॉपिक को आप लोग देख लेंगे क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न उभर करके आता है, और बालकों की अवस्थाएं इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में यहाँ पर जो अंतर है, ढेरों सारे अंतर है जिसका चर्चा मैं यहाँ पे तो नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे मैं बताने वाला हूं, इसके साथ साथ मैं आपको सारी बातों की चर्चा कर दे रहा हूं जिससे ऑप्शन आपके सही होते जाएंगे। मैं इस पर सटीक विश्लेषण आपका करते जा रहा हूं। तो आइए देखिए क्या कुछ कह रहा है। पहला, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है फ्रेंड्स। इसमें देखिए कौन नहीं है, यानी इस 4 में 3 आपके सही होंगे, 1 आपके गलत होंगे, जो कि आंसर होगा जो गलत होगा। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप विकास और वृद्धि के बारे में जानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत होता है, परिवर्तन आदमी में हमेशा होते रहता है, और लेकिन वृद्धि जो होता है, वृद्धि आदमी में एक निश्चित समय तक होता है। ठीक है, मनुष्यों में, बच्चों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। जैसे खूब से खूब हो सकता है तो आपका 18 साल तक, उसके बाद आपके हाइट, वृद्धि जो आपके हाइट है वो आपके न तो 5 फीट से 1 इंच ज्यादा होगा, या अगर आप 6 फीट है तो 6 फीट से 1 इंच ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर वो थम जाती है। लेकिन विकास जो है वो हमेशा आदमी का लगा हुआ है, यानी परिवर्तन हर समय होने का चीज है, चाहे उसमें आपका खराब परिवर्तन हो या अच्छा परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन आदमी में चेंजिंग होते ही रहता है। ये विकास है और ये जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए विकास के सेंस में यह बात सही है। विकास परिवर्त्य होता है, यह भी सही है कि विकास जो होता है एक लेवल के बाद वो परिवर्तन होते ही रहता है। जैसे यदि आपकी उम्र अभी 18 साल की है, उसमें आपने कुछ और किया, 25 साल के बाद आपकी अवस्थाएं, आपकी मानसिक अवस्थाएं कुछ होगी, उसके अनुसार आप विकास उसमें करेंगे, 50 साल बाद कुछ और विकास, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब परिवर्त्य होते रहता है। ये कहने का मतलब ये भी सही है। थर्ड आप देखेंगे, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये भी अच्छी बात है फ्रेंड्स कि विकास के लिए लोग कहते हैं, अभी आप सुनते होंगे कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये वृद्धि के लिए नहीं कर रहे, वृद्धि तो एक शारीरिक गठन है, वो आप करें या न करें होगा, लेकिन विकास के लिए लोग क्या करते हैं, अगर डाल्टनगंज रहे तो रांची चले जाते हैं, कानपुर है तो दिल्ली चले गए कि वहां पर पढ़ाई अच्छा होता है। उससे क्या होगा, तो उससे बच्चों के विकास में सहायता मिलेगा। तो विकास क्या होता है, तो वहां के मिला जुला आनुवांशिकता भी है, कुछ आनुवांशिकता भी है, और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। आनुवांशिकता जैसे अगर उसके माता पिता अच्छे हैं तो लगभग अच्छे होते हैं, लेकिन ये 100% संभावना नहीं है, उसमें से कुछ खराब भी निकल सकते हैं, लेकिन एक पीढ़ी होता है जो आनुवंशिकता को माना जाता है। और पर्यावरण यानी आप जैसे क्लाइमेट में रहते हैं, जहां के परिवेश में रहते हैं, वो बच्चा वैसा ही बनने लगता है। तो ये दोनों प्रभावित करते हैं विकास को। इसीलिए विकास के लिए लोग जहां खराब जगह होते हैं, खराब माहौल होते हैं, जहां का पर्यावरण खराब होता है, वहां से छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है, विकास सार्वभौमिक है तथा इसे सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सार्वभौमिक का मतलब हो रहा है कि एकदम होगा ही होगा,
यूनिवर्सल कहा जा रहा है। तो ये सही बात नहीं है कि आप में विकास ही होगा, विनाश भी हो सकता है। एकदम विकास हो ये भी सही नहीं है। मैंने 100% श्योर है कि विकास होगा ही, ये नहीं कहा जा सकता है। आपकी एक अवस्था पर जाकर के आप कभी डाउन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सार्वभौमिक नहीं है और सांस्कृतिक से इसका कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ यहां पर मतलब है उसका पर्यावरण, देखिए जो यहां पे दिया हुआ उसका क्लाइमेट, वहां के रहने के व्यक्तिगत। सांस्कृतिक संदर्भ से विकास का प्रभावित नहीं होता है। तो ये गलत ऑप्शन है आपका कि विकास सार्वभौमिक है, एकदम यूनिवर्सल है, होना ही होना है, निश्चित है, ये गलत है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका गलत होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है विकास के सेंस में सही माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास और वृद्धि का मैं एक अलग टॉपिक आपको बना दूंगा, तो उसके बाद आप उसको देख लेंगे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। यानी आपसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि वैयक्तिक विभिन्नता मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति जो होते हैं सब में विभिन्नता होती है, सबके व्यवहार में विभिन्नता होती है, सबके गुण अलग अलग होते हैं। तो ये विभिन्नता व्यक्तियों में, प्रश्न में जो डिफरेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्यों हो जाते हैं, जबकि सब एक ही जैसे होते हैं लेकिन उनमें गुण अलग अलग होते हैं, ये किसके कारण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसको हम जानते हैं ऑप्शन के अनुसार। लोगों के द्वारा माता पिता से परिवार प्राप्त आनुवांशिक संकेत पत्ती। तो यह भी सही है फ्रेंड्स कि माता पिता के आनुवांशिक गुण के कारण में बच्चों में भिन्नता होती है, लेकिन और भिन्नता आने का कारण है जो इससे और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो ये अभी इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसी तरह से पेंडिंग रखते हैं, आगे और देखते हैं। जन्मजात विशेषताएं, तो व्यक्तिक भिन्नता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, उसको वहां के क्लाइमेट, वहां के जलवायु, वहां के रहन सहन, सामाजिक परिवेश के आधार पर उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जन्मजात विशेषताएं नहीं होती कि वो अलग ही होगा, वो किसी रूप में ढल सकता है एक अवस्था में। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव, ये भी सही होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे जो ऑप्शन है 1 और ये 3, इसका देखिए मिश्रण है चौथे में, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो ये दोनों यदि मिल जाता है, फर्स्ट और थर्ड, तो ये ऑप्शन बचता है 4 और ये आपका सबसे सटीक इसका आंसर होगा, क्योंकि आनुवंशिकता गुण के साथ साथ यदि बच्चा किस तरह के परिवेश में उसका पालन पोषण हो रहा है, किस तरह के परिवेश में वो बढ़ रहा है, वो किस तरह से देख रहा है, सीख रहा है, इन सारे गुणों का समावेश उसमें होता है, जिसके कारण बच्चा व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करने लगता है। यदि वह बच्चा अगर आपके बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप शिक्षक के बच्चे हैं या पुलिस के बच्चे हैं, लेकिन अगर उसका माहौल, उसका परिवेश, उसकी पर्यावरणीय स्थिति चोर के जैसा मिलता है तो वह चोर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों गुण उसमें होने चाहिए, सब आनुवंशिकता का भी होता है और पर्यावरण के अनुसार, वहां के समाज के अनुसार, वहां के माहौल के अनुसार बच्चों के परिवेश में बदलाव होता है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता भी है और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये दोनों मिलकर के व्यक्तियों के बीच क्या करता है, तो आपको यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता किसके कारण से होती है, तो आनुवंशिकता फर्स्ट कारण है और दूसरा है पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये दोनों जब मिलता है तो यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित होती है और बच्चों में अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। वो जैसे परिवेश में रहते हैं उसमें वैसा गुण समाहित होता है और कुछ आनुवंशिकता का भी इसमें सहयोग होता है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन जो है 4 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 की ओर। तो चलिए चलते हैं 30 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कहा जा रहा है समाजीकरण। तो पहले मैं बता दूं यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बता दूं कि परिवार जो होते हैं, यहाँ पे जो बच्चों का समाजीकरण होता है उसके 2 स्टेज हैं। उसके 2 स्टेज हैं। वो पहला स्टेज जिसको प्रथम समाजीकरण कहते हैं और नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जिसका द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। तो
तो बच्चों में प्रथम समाजीकरण जो होता है फ्रेंड्स, वह उसका परिवार होता है। परिवार जो है बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला है, जिसमें वह बहुत कुछ चीजों को सीखता है। तो ये परिवार जो है उसकी प्रारंभिक पाठशाला है, उसके परिवार है, नातेदार है, रिश्ते हैं, संबंध है, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये प्रारंभिक समाजीकरण है बच्चों का। इनसे प्रारंभिक समाजीकरण होता है। सेकेंड जो आपका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है विद्यालय और उससे जुड़ी मीडिया की बातें। यानी सेकेंड जो यहाँ पे पड़ाव होता है समाजीकरण का, वो बच्चों का विद्यालय होता है, जिसमें वह बहुत चीजों को सीखता है। तो विद्यालय है और मीडिया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। पहला, परिवार एवं पास पड़ोस। तो परिवार एवं पास पड़ोस जो है ये समाजीकरण की प्रथम अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था। यानी पहली बार बच्चा जो भी सीखता है वो कहां पर सीखता है? तो परिवार में, नातेदार में, पड़ोस में। सेकेंड होता है परिवार एवं मीडिया। तो परिवार देखिए यहां पर जो आ गया वो प्राथमिक है, ये आप जान गए, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। विद्यालय एवं मीडिया, देखिए आप सेकेंड चीज जो देख रहे हैं विद्यालय, वो बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण होता है, सेकेंड फेज, जिसमें आप बच्चों को क्या करते हैं? विद्यालय में भेजते हैं, वहां पर उसका समाजीकरण दूसरा रूप से प्रारंभ होना स्टार्ट होता है। यानी विद्यालय सबसे अच्छा समाजीकरण है। और मीडिया एवं पास पड़ोस देखिए इसमें गलत हो गया, क्योंकि ये प्राथमिक है पास पड़ोस। यानी अगर सही ऑप्शन है तो कौन है फ्रेंड्स? आपका 3 नंबर है। यानी विद्यालय और मीडिया जो है ये कौन सा है? सेकेंडरी एजेंसी है, जो आपको बच्चों के बीच क्या करता है? तो समाजीकरण का गुण प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहां पर 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट की परीक्षाएं हुई थी उसके हल प्रश्न पत्र, यानी आप यहां पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो 30 प्रश्न होते हैं उस 30 प्रश्नों को आज मैं यहां पे समाप्त कर दिया हूं। नेक्स्ट आपका गणित का सेक्शन होगा। तो ये जो आपका बाल विकास सामाजिक शिक्षा शास्त्र वीडियो बड़ा नहीं हो, इसके चलते हमने इसको आपको 3 पार्ट में बताया है फ्रेंड्स। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप तीनों पार्ट को देख लेंगे। और यह जस्ट आपका ट्यूटोरियल क्लास है फ्रेंड्स, न कि पीडीएफ है। अभी जितने यूट्यूबर्स है ज्यादा करके लोग आपको पीडीएफ पर पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको क्लियर विश्लेषण नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं, बाल विकास एवं पेडागोगी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भरोसेमंद चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए। मैं आपको 10 वर्षों के 2011 से अब तक जितनी परीक्षाएं सीटेट की हुई है उन सारे प्रश्न पत्रों का हल प्रश्न पत्र मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सीटेट की तैयारी कीजिए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, शिक्षाविद बनिए और शिक्षक बनिए फ्रेंड्स। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आप चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।